प्रणाम। भगवान धन्वंतरि का वंदन करते हैं। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अभी हम लोग हिक्का श्वास निदान या माधव निदान से पढ़ रहे हैं, तो मैं वही स्क्रीन पे लाता हूं और हम लोग अब पढ़ेंगे। आप सब लोग भारत के सम्मानीय चिकित्सक हैं, हम सभी लोगों का सम्मान करते हैं जो लोग भी पढ़ने आते हैं। और मैं आप सभी लोगों से, जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से ये चाहता हूं कि आप लोग हमारे जूम पे जुड़िए। तो उसके लिए आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए जहां हम लोग पासवर्ड और आईडी देते हैं। तो जो लोग भी फेसबुक पे सुन रहे हैं, आप लोग मुझे संपर्क करिए, मैं आप लोगों को लिंक दूंगा और वहां से फिर आप लोग यहाँ पे आइए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नए नए लोग आइए आप लोग और जुड़िए और हमसे बात करिए। तो अभी हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है यमला हिक्का के लक्षण। श्लोक नंबर 7वां देखिए। इसमें ऐसा बताया है कि चिरेण यमलैर वेगेर्या हिक्का संप्रवर्तते कंपयति शिरोग्रीव यमला तम विनिर्दिशेत। इसका मतलब यह है कि जो हिचकी, यमल मतलब हिक हिक करके दो वेग के साथ प्रवृत्त होती है, डबल डबल वेग आते हैं इसमें, और चीरकाल तक रहती है, मतलब बहुत दिन बहुत टाइम तक रहती है। और इसके वेग काल में जब ये डबल डबल आती है तो क्या क्या होता है, तो कंपयति शिरो ग्रीवाम, सिर और ग्रीवा में कंपन होता है, ये इन्होंने बताया। इसके अतिरिक्त और भी आचार्य ऐसे बताते हैं कि इसके अतिरिक्त इसमें प्रलाप होता है, पेशेंट इरेलीवेंट टॉकिंग करता है, फिर मूर्छा होती है, उसके बाद में उल्टी आती है, वमन होता है, तृष्णा होता है, बहुत प्यास लगती है, बेचैनी होती है, मतलब एकदम व्याकुलता हो जाती है बहुत ज्यादा। उसी तरह से जम्भाई आती है बहुत ज्यादा, आंखों में पानी आ जाता है, मुंह सूखने लगता है, मुख शोष होता है। और जो भी चरक ने व्यपेता के लक्षण बताए हैं चरक संहिता में, वह सारे लक्षण इसमें पाए जाते हैं। तो इस तरह की हिचकी को यमला हिचकी का है। जो मैंने अभी बताया और भी लक्षण जो मेन माधवकार जी ने नहीं लिखा है, लेकिन उनके टीकाकार ने लिखा है, वह संस्कृत में क्या लिखा है वो मैं पढ़ रहा हूँ। तो टीकाकार, मधुकोश टीकाकार जो है विजय रक्षित जी, उन्होंने क्या लिखा है कि यमला महा चिरेण इत्यादि, मतलब यह बहुत देर तक रहने वाली जो हिचकी रहती है, इसलिए इसको चिरेण यमलेर वेगेरिया ऐसा बताया है। कंपयति शिरोग्रीव शिरोग्रीवम इत्युपलक्षणम, मतलब ये कंपन होता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वहां पे ऐसे लगता है कि वो अंदर ही अंदर थर्रा रहा है, कंपन हो रहा है। तेन चरकोक्त प्रलाप, अब चरक ने जो बताया है कि प्रलाप होता है, इररिलेवेंट टॉकिंग होता है, मूर्छा, वमी, वमी मतलब उल्टी आती है, तृष्णा बहुत प्यास लगती है, वैचित्य, वैचित्य मतलब बहुत ज्यादा व्याकुलता हो जाती है, मन में बहुत ज्यादा बेचैनी होती है,
जृंभा मतलब जंभाई आती है। फिर विप्लुताक्ष, विप्लुताक्ष का मतलब है कि आंखों में पानी बहुत ज्यादा आने लगता है। फिर बोल रहे हैं मुख शोष, मतलब मुंह सूखने लगता है। बोध्या इति गयदासा, गयदास आचार्य जो हैं वह भी यही चीज बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसमें मुख शोष वगैरह लक्षण होने लगते हैं। ऐसा गयदास लोग, जो आचार्य लोग जो थे ना, वो लोगों का कीन ऑब्जर्वेशन था, इसलिए उन्होंने लिखा है। और यह आप्त वचन है। आप लोगों ने गदर मूवी देखा होगा। तो गदर मूवी जब आई थी तो मैं 4th ईयर बीएमएस में था। तो उस टाइम पे ये सारे लक्षण देख के, गदर मूवी में एक वो सरदार जी का जो असिस्टेंट था, वो तारा सिंह का, सन्नी देओल का, उसको भी ऐसे दिखाया गया था हंसाने के लिए। उसने अमीषा पटेल को हंसाने के लिए, उसने एक हिचकी ठीक करने के लिए एक वैद्य जी आते हैं और वो हवा खींचते हैं, फिर हवा भरते हैं, तो ऐसे कुछ वो प्रक्रिया बताई थी कि डबल डबल हिचकी शुरू हो जाती। ऐसा पेशेंट में भी हमें दिखने को आता है। तो आप लोगों ने अगर कुछ ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको यमला हिक्का ऐसे सिम्टम है तो आप लोग बताइए, अगर किसी ने देखे हैं तो हैंड रेज करिए कृपया, जिन लोगों ने यमला हिक्का के लक्षण देखे हैं। किसी ने नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर देखे हैं तो बताइए, नहीं देखे हैं तो कोई बात नहीं। तो अब 1 मिनट में म्यूट रखता हूँ सब लोग को, क्योंकि नए लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं ना, वहां घर की आवाज आ रही है कुछ उसकी। हाँ, अब अनम्यूट का ऑप्शन दे देता हूँ। जिन लोगों को बात करना है वही अनम्यूट करिएगा, ठीक है। यमला हिक्का के नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिएगा, फिर आप लोग बताइएगा। शुद्रा हिक्का, इसमें 8वां नंबर का श्लोक देखिए। ये छोटा हिचकी रहता है, इसमें वेग कम रहते हैं। इंटेंसिटी के हिसाब से मेन बीमारी वही है कि इसमें कफ और पित्त का वजह से होता है और आमाशय समुद्भव है। और लेकिन कितना प्रेशर से हिचकी आ रही है उसके आधार पे इसको नाम दिया गया। तो अब शुद्रा हिक्का के लक्षण देखते हैं। इसमें ऐसा बता रहे हैं कि प्रकृष्ट कालेर्या वेगे मंदेहि समभिवर्तते, शुद्रिका नाम सा हिक्का जत्रुमूलात् प्रधाविता। इसका मतलब यह है कि जो हिचकी जत्रुमूल अर्थात गले और छाती से गला और छाती के जोड़ से उठकर केवल हृदय क्लोम और कंठ स्थान में प्रभावित करती हुई चिरकाल तक धीरे धीरे चलती है, उसे शुद्रा हिक्का कहते हैं। मतलब जहाँ पे कंठ हमारा गला है और हृदय, उसका जो संधि है उसको जत्रुमूल बोला जाता है, वहां से चलती है। और इसका इंटेंसिटी कम रहता है और ये चिरकाल तक धीरे धीरे रुक रुक के चलती है। प्रकृष्टे काले ही के स्थान पे आतंक दर्पणकार जो हैं, उन्होंने टीकाकार ने विकृष्ट काले ही लिखा है। उनकी टीका में लिखा है विकृष्ट काले चिरे काले मंद वेगे, मतलब शीघ्र ही हल्के हल्के वेगों से आती है और ये पार्श्ववर्ती स्थान को ही प्रभावित करती है, धीरे धीरे मंद मंद चलती है और इसके वेग काल में किसी भी प्रकार का विशेष कष्ट नहीं होता है, इसलिए इसको शुद्रा बोलते हैं। और ये पानी वानी पीने से अपने आप शांत भी हो जाती है। टीकाकार ऐसे बोलते हैं कि शुद्रा महाप्रकृष्ट इत्यादि प्रकृष्ट कालश चिरेन, मतलब ये बता रहे हैं कि शुद्रा के लक्षण ऐसे बता रहे हैं, प्रकृष्ट इत्यादि प्रकृष्ट काल ही अर्थात चीर काल के पश्चात आती है, बहुत टाइम लगाने के बाद आती है। और जत्रु कंठो रसो संधि इति जेजट, कंठ और वक्षस्थल की संधि को जत्रु कहते हैं, ऐसा जेजट आचार्य जी बोलते हैं। और ग्रीवा मूल को जत्रु कहते हैं। अतः ऋतु का ग्रहण से यहाँ हृदय क्लोम और कंठ प्रदेश का ग्रहण हो जाता है, ऐसा आचार्य गयदास का मत है। जत्रुग्रीवामूलम तद ग्रहणेन नैव हृदय क्लोम कंठ ग्रहणम इति गयदासः। ऐसा जो हिक्का जो है वो शुद्रा हिक्का है। इसके बारे में किसी को कुछ बोलना है? आकांक्षा मैम आप बताएंगी शुद्रा हिक्का? आकांक्षा मैम अगर सुन पा रही हैं तो बताइए, नहीं तो कोई और लोग बताइए। कंचन मैम आप बताइए, प्रशांत भट्ट जी आप बताइए। शुद्रा हिक्का तो देखा ही होगा आप लोगों ने। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर हिक्का तो देखा है सर, पर ऐसे कभी डायग्नोसिस मतलब जैसे डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप जैसे बता रहे हैं ना, शुद्रा हिक्का, गंभीरा हिक्का, अनमजा, ऐसे कभी डिफरेंशियल डायग्नोसिस कभी किया ही नहीं, बस हिक्का को हिक्का ही बोला है। पर अभी आपने कल भी वो बताया था अनमजा हिक्का, तो वो तो आराम से मिल जाता है, शुद्रा हिक्का भी मिल जाता है। पर अभी आप
जैसे पढ़ा रहे हो अभी कंसेप्ट क्लियर हो रहे काफी, तो हम जरूर डायग्नोसिस करेंगे सर। ये हम बहुत बार हमारे खुद का भी अनुभव होता है कि हमें हिक्का आती है, जैसे अन्नजा वगैरह जो हिक्का बोली है आपने, तो वो जरूर मिलते हैं सर। पर ऐसे डायग्नोसिस किसी ने नहीं समझाया था, मैंने मतलब इतना कॉलेज में पढ़ाने के बाद भी ऐसे कभी डायग्नोस नहीं किया था कि हिक्का भी हम अलग अलग टाइप से उसे कर सकते हैं, और उसको बस हिक्का है, एक ही मेडिसिन दो, मयूर पिच्छा मशी जो आता है, और बस उसे ठीक करो, ऐसे ही मतलब सीखा था और ऐसे ही पढ़ा था। कुछ समझ में नहीं भी नहीं आया था पहले जैसे पढ़ाया था, पर आप बहुत ही अच्छा क्लियर कर देते हो सर सब। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम गंभीरा हिक्का के लक्षण पढ़ते हैं। अगर अंजना मैम, वंदना मैम किसी को कुछ बताना है तो बता सकते हैं। नवजोत कौर मैम कुछ बताना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। जी शंकर जी आपको। प्रणाम सर। हाँ बोलिए सर। हाँ सर, एक पेशेंट आया था हिचका। उसको करीब 3-4 महीने से हिचकी हो रही थी। तो पहले एलोपैथी में दिखाया था, तो उसको एंडोस्कोपी वगैरह करवाया गया था, लेकिन कुछ नहीं निकला था। तो मेडिसिन भी खाया था एलोपैथी का, तो उससे भी कुछ आराम नहीं लगा। जी फिर वो मेरे पास आया था, तो मैंने उसको सिर्फ महासंघ और एक पित्तांतक रस वगैरह दिया था। उसका कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी रहता था, तो अनुलोमन के लिए भी एरेंड वगैरह खरीद के दिया था मैंने। तो उसके पूरा उसको आराम लग गया था सर। तो उसमें आपने ऐसे डायग्नोज कर पाए थे कि अन्नजा है, यमला है, कौन सी हिक्का है, गंभीरा है, मोटी है? सर इस प्रकार से मैं डायग्नोसिस नहीं कर पाया था, लेकिन वो मेरे को ये लग रहा था कि उसको मतलब कॉन्स्टिपेशन वगैरह की शिकायत ज्यादा रहती थी, इस कारण हो सकता है सर। तो इमेजिन करिए अपान वायु ने पूरा प्राण और उदान को कैसे इम्बैलेंस किया होगा, जी कितना सर, होगा। और साथ में घृतपान भी कराया था, तो उससे उसको फर्क पड़ गया था सर। हम्म। जी सर, ओके। और कितना 3-4 महीने से आ रहा था? हाँ, 3-4 महीने से उसको आ रहा था, और एलोपैथी वालों ने उसको एंडोस्कोपी वगैरह करवा दिया था, 5-6 हजार रुपये खर्चा भी करवा दिया था। उससे उसको आराम नहीं मिला था। और मेरे पास आया था तो वो मतलब एक ही दिन में आराम लग गया था। 1 हफ्ते करीब दवाई खाया था, बाकी दवाई वापस करने भी आ गया था वो, कि मेरा आराम लग गया ऐसा करके। जी बहुत ठीक है अच्छी सर। बात है। हाँ थैंक यू सर। मेरे पास भी ऐसे पेशेंट आए थे कॉन्स्टिपेशन वगैरह वाले, तो मैंने तो बस्ती दिया था उनको। कभी कभी नीरू बस्ती दिया, कभी अनुवासन बस्ती दिया, और कभी कभी मैंने मदन फल वाला जो दूध वाला बस्ती, जो मुकेश साहू जी को मैंने बताया था, वैसा जी बस्ती सर। दिया, तब वो वायु निकला, तब आराम पड़ा। हाँ सर, मैं तो एरेंड मेरा था, रिक्की दिया था, सब हो गया उसको। जी ओके। मैंने गंभीर और महती का भी देखा है, और इसीलिए मुझे वो मदन फल और दूध ऐसे सिद्ध करके और उसका बस्ती देना पड़ा था। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। गंभीरा हिक्का के लक्षण। 9वां नंबर का श्लोक देखिए, इसमें ऐसे बता रहे हैं कि नाभि प्रवृत्ता या हिक्का घोरा गंभीर नादिनी अनेकोपद्रवती गंभीरा नामसा स्मृता। मतलब ये गंभीरा हिक्का है। इसमें हिक्का जो है वो नाभि से उत्पन्न होती है, नाभि से उठकर हृदय आदि प्रदेशों को हिलाते हुए ऊपर पहुंचकर घोर और गंभीर नाद करती है। बहुत ज्यादा डेंजरस आवाज आती है इसमें। उसमें ज्वर, तृष्णा, मूर्छा, वमन, मुख शोष आदि बहुत सारे उपद्रव होते हैं और ज्यादा होते हैं। ये नाभि से उत्पन्न और गंभीर है, डीपली ये ऑर्गन से निकल रही है, और ऐसे उपद्रव हो जाते हैं, इसलिए इसको गंभीरा बोलते हैं। टीकाकार बोलते हैं कि गंभीरम आहा नाभि इत्यादि, मतलब नाभि आदि से इन्होंने गंभीरा के बारे में बताया है। नाभि प्रवृत्तेति नाभितः प्रवृत्ति संजाता अत एवास्या गंभीरत्वम अनेकोपद्रवती तृष्णा ज्वरादिषु। इसका मतलब है कि नाभि इत्यादि से बोल रहे हैं कि नाभि मंडल से उठकर प्रवृत्त होती है, वही इसकी गंभीर है, गंभीरता है इसकी, क्योंकि ये नाभि से उत्पन्न है, इसलिए इसको गंभीरा कहते हैं। अनेकोपद्रवती अर्थात जिसमें तृष्णा, ज्वर, प्रलाप आदि अनेक उपद्रव उत्पन्न हो जाते हैं। अभी हम लोग जब आवाज करते हैं ना, मतलब हम लोग कुछ बोलते हैं, तो ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं कि आवाज निकलने के लिए परापरयंती, वैखरी और वाणी, ऐसे 4 स्टेजेस रहते हैं।
हम जो भी बोल रहे हैं ना, तो नाभि से कुछ आवाज निकलती है, तो परा, पश्यंती, वैखरी और वाणी, मतलब नाभि से हृदय तक आती है तो परा होता है, फिर हृदय से कंठ तक आता है तो पश्यंती होता है, कंठ से स्वर यंत्रिका तक जब आता है, वोकल कॉर्ड तक आता है तो वैखरी होता है, यहाँ तक अव्यक्त आवाज होती है। और उसके बाद में जब, क्योंकि इतना ऐसे फोर्स से वायु आ रही है, पूरा उदान वायु, उरस्थाम उदान से नासा नाभि कला श्रेत वाक प्रवृत्ति प्रत्नोर्जा बल वर्ण स्मृति क्रिया, ऐसा जब होता है तो उदान वायु का ही कार्य रहता है जो हमको वाक प्रवृत्ति कराता है। और फिर स्वर यंत्र से जो बाहर निकलता है तो उसको हम वाणी बोलते हैं, परा, पश्यंती, वैखरी और वाणी, ऐसे 4 स्टेजेस रहते हैं। तो ये वाणी जो है वो व्यक्त रूप रहती है। अब इसी के पैरेलल ये गंभीरा हिक्का है, यहाँ पे वो प्राकृत रूप से वाणी निकल रही है, और वायु जो है वह विकृत रूप से जब निकल रही है नाभि से उठ के, तो वह हिचकी के रूप में आ रही है, हिक हिक अटक अटक के आ रही है, तो वह गंभीरा हिक्का रहता है। अभी आप लोगों को कुछ ऐसे बोलना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर कमल जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं? आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो कुछ बता सकते हैं आप लोग, तो हम आगे बढ़ते हैं। महती हिक्का, अगर आप लोगों ने पेशेंट में एनालिसिस नहीं किया है तो आप लोग करिएगा जरूर, ताकि आप लोगों को मतलब डायग्नोस करने में इजी जाए। जितना डायग्नोसिस परफेक्ट होता जाता है उतना हमारी चिकित्सा अच्छी हो जाती है। पहले के जमाने में लोग ना पूरा लाइफ तक पढ़ते रहते थे आयुर्वेद, और पढ़ने से कुछ नया नया कॉन्सेप्ट मिलता था, फिर पेशेंट में वो लोग ऑब्जर्व करते थे, और फिर ट्रीटमेंट भी उन लोगों का हर समय परफेक्ट होता था। जितने पुराना वैद्य उतना परफेक्ट ट्रीटमेंट। तो इसीलिए आप लोग कोशिश करते रहिए और अच्छा आप लोग का डायग्नोसिस होगा। 10वां नंबर का श्लोक देखते हैं। इसमें बोल रहे हैं कि मर्माण्युत्पीड्यन्ति व सततम या प्रवर्तते महाहिक्केति सा गेया सर्वगात्र विकंपिनी। इतना बढ़िया बता रहे हैं कि यह महती नाम की हिक्का जो है, यह और भी आगे की स्टेज है, इसकी इंटेंसिटी और भी ज्यादा पावरफुल रहती है, मतलब वायु जो है वो और ज्यादा विकृत हुआ रहता है। अपान वायु भी विकृत है, उदान वायु भी विकृत है, प्राण वायु भी विकृत है, और इसके मतलब ये बहुत ही डेंजरस है ये। इसमें ऐसे बता रहे हैं कि मर्माणी उत्पीड्यन्ति व, मतलब जो हिक्का प्रधान मर्म, जैसे कि बस्ती प्रदेश हो गया, बस्ती प्रदेश कौन सा है, तो वायु का अधिष्ठान है। फिर हृदय प्रदेश, हृदय प्रदेश जो है वह पित्त का स्थान माना जाता है, और सिर प्रदेश जो कफ का अधिष्ठान माना जाता है। इन सबको उत्पीड़ित करती है, मतलब बहुत ज्यादा कितना पीड़ा दे रही है, पीड़ा मतलब दुख दे रही है, ऐसी हिचकी आ रही है जो बहुत ज्यादा उत्पीड़ित करती हुई निरंतर चलती रहती है, कंटिन्यू चलती रहती है, जिसके वेग के कारण सारा शरीर प्रकंपित होते रहता है, पूरा शरीर कांपने लगता है, इतना ज्यादा डेंजरस होती है, इतना पावरफुल इंटेंसिटी में आती है। उसे महाहिक्का कहते हैं या फिर महती हिक्का बोलते हैं। और टीकाकार बोलते हैं कि महतिम महा मर्माणी इत्यादि, मर्माणी इति प्रधानानि बस्ती हृदय शिरांसी। इसका मतलब है कि महती हिक्का के लक्षण इस तरह से बता रहे हैं कि मर्माणी इत्यादि, मर्माणी अर्थात हृदय, बस्ती और सिर, बस्ती, हृदय, सिर, इन 3 प्रधान मर्मों को उत्पीड़ित करती है। मतलब वहां पे कितना ऐसे ट्विस्टिंग होता होगा, खिंचाव होता होगा, और कितना वायु अटक रही है और हिकअप करके एक आवाज करके निकल रही है, तो कितना मतलब ये इतना डेंजरस कंडीशन हो रहा होगा। ऐसा होता है महती हिक्का। इस पर आप लोगों को कुछ बताना है तो बताइए। डॉक्टर तापस जी, आपने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो बता सकते हैं। डॉक्टर सरोज देसाई मैम, डॉक्टर कप्तान जी, किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। डॉक्टर सुधीर साहू जी, आप लोगों ने पेशेंट देखे होंगे हिचकी वाले, कुछ अनुभव। हाँ वंदना मैम, आप। नॉर्मली जो हिक्का मतलब जैसे अन्नजाई माने तो धीरे धीरे उसको ट्रीट अगर हमने नहीं किया, कई बार तो जो ये कंडीशन आप दिखा रहे हैं ना कि बस्ती हृदय और सिर को पीड़ित करती हुई लगातार आती है और बहुत जोर जोर के आती है कि पेशेंट एकदम बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, तो वहां पर उसको हम महती में समझ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप जैसा बताएं वैसे जी बहुत मतलब उसको हम ट्रीट नहीं करते। अगर जो जैसे स्टार्ट हुई हिक्का और उसके बाद जो कंडीशन आती है कि अनुलोमन नहीं किया वात का, उसके बाद
यूजुअली जब देखते हैं तो जब हिक्का आती है तो पूरा बस्ती, हृदय और सिर तीनों चीजों को मतलब पीड़ित करती हुई निकलती है और पूरी बॉडी रेस्टलेस हो जाती है एकदम, और पेशेंट को बिल्कुल दम भरने को टाइम नहीं रहता कि वो बीच में सांस ले पाए। और वो मोस्टली जब वो पेशेंट आता है तो अनुजा वगैरह में तो वो खुद ही ट्रीटमेंट लेता है, लेकिन जब वैद्य के पास आते हैं, तो मोस्टली इसी कंडीशन में ज्यादा आता है। जी वैद्य जी। और ना इसमें मतलब एनाटॉमिकली हम लोग देखें तो इसोफेगस जो है, फूड पाइप है, वो चिपक जाता है और इतना जोर से चिपक जाता है कि उसकी वजह से ऐसा होता है, इसोफेजियल रिफ्लेक्स वह उल्टी डायरेक्शन में आता है, प्रतिलोम गति से आता है, इसलिए वो हिचकी आती है। और हम लोग अगर एनाटॉमिकली देखें तो हमारे उधर गले में एपिग्लॉटिस रहता है। तो एपिग्लॉटिस क्या करता है कि हमारा जो फूड पाइप है, इसोफेगस और अपना जो ट्रकिया है उसको कवर करता है। जैसे हम पानी पी पैसों का नुकसान नहीं हो। जब हम पानी पी रहे हैं या खाना खा रहे हैं तो जो अपना ट्रकिया है उसके ऊपर रहता है, तो उसको वो कवर करता है कि हम लोग पानी पी पाए। और उसके बाद में अगर हम लोग सांस ले रहे हैं उसी कुछ सेकंड में, तो वह फूड पाइप को कवर कर देता है कि हम लोग सांस ले पाए। अब ये इतना फास्ट होता है, सिंक्रोनाइजिंग इतना फास्ट होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, प्रकृति ने ऐसा बताया। अब यही जो रहता है हिक्का में, ये गड़बड़ा जाता है। ये सिंक्रोनाइजिंग इफेक्ट है कि एपिग्लोटिस कभी इधर हो रहा है कभी उधर हो रहा है, मतलब वो कवर कर रहा है, वो नहीं हो पाता है। और उसकी वजह से फिर एक आवाज आने लगती है, इसोफेगस रिफ्लेक्स विकृत स्वरूप से आता है और वो इतना जोर से होता है कि आवाज करता है, उसी को हिक्का बोलते हैं। आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। सर नमस्कार। हाँ प्रणाम सर। सर जो अलग अलग टाइप का हिक्का है उसका हेतु सब सेम है या अलग अलग? हेतु तो अलग ही है। अन्नजा जो है वो खाने में गड़बड़ा जाते हैं, वो छोटा तरह का हिक्का है, उसका उतना नहीं इंटेंसिटी होता। महती जो है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि अभी सर ने बताया कि कॉन्स्टिपेशन हुआ है, अपान वायु ज्यादा दुष्टि हुई है, उदान इंटेंसिटी के हिसाब से बता रहे हैं, हेतु अलग अलग हो सकते हैं। रुक्ष पदार्थ बहुत ज्यादा अगर खा लिया है, बहुत कंटिन्यू खा लिया है, रुक्षता ज्यादा बढ़ी है तो गंभीरा और महती हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन है तो गंभीरा महती हो सकता है। किसी ने मिर्ची खा लिया और अटक गया, बहुत मिर्ची का जलन हो रहा है, तो वो अन्नजा में ही आ जाएगा। किसी ने जल्दी जल्दी खाया, हंसते हंसते खाना खाया और खाना अटक गया, हंस हंस के बात कर करके खा रहे हैं और अटकने के बाद खांसी भी आ रही है और हिचकी भी शुरू हो गई, तो वो अन्नजा में ही आएगा। ठीक है। अंजना मैम आप कुछ बताएंगी? अंजना मैम सोच रही हैं, बाद में बताएंगी। डॉक्टर शशि तिवारी जी आप कुछ बताएंगी तो बताइए। हाँ जी सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर अंजा हिक्का तो देखा है, या ऐसे थोड़ी बहुत किसी को तकलीफ हो, मतलब कभी काल को हिचकी आए तो समझ में आता है। ऐसे गंभीरा या महती वगैरह नहीं देखा है। अपने केस में खुद नोटिस किया है, कभी कोई बहुत ड्राई आइटम रहा है और अकेले अगर खा लिया मान लीजिए, तब उसके बाद एक बार को हिचकी आती है, फिर उसके बाद बहुत इंटेंस पेन होता है ओसोफेगस में, लगता है जैसे गले के पास में। तो ऐसा हुआ है, और वैसे पेशेंट नहीं देखे हैं हिक्का के, ऐसे मतलब नहीं देखे जिनको जो बहुत। आईसीयू में एडमिट हो गए, इतना हिचकी आ रही है? हाँ सर, आईसीयू में ड्यूटी एक्चुअल में की ही नहीं थी कभी भी। शुरुआत में जब इंटर्नशिप वगैरह में तो नॉर्मल पेशेंट्स देखे थे बस, या गायनी में देखते थे, तो ऐसे हिक्का के पेशेंट नहीं देखे हैं। जी ठीक है। अंजना मैम आप कुछ बताना चाहती हैं? डॉक्टर अंजना मैम। जी सर, सुप्रभात सबको, नमस्कार सर आपको। सर अभी तो बहुत स्पेसिफिक आपने बताया सारा क्या, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाला जो छुद्रा है, अनुजा है, इसमें तो सर यदि कि हम लोगों ने सभी ने पर्सनली भी फील किया है, वैसे पेशेंट भी बहुत आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी कभी कभी इस तरह से आ जाते हैं। और दो मेरे पास एक्सपीरियंस है, वैसे मैंने एक बार पहले भी शायद शेयर किया था कि जैसे आपने आईसीयू की बात की थी, तो मेरे बहुत अपने ही बहुत ही क्लोज रिलेटिव थे, और थोड़ा सा उनको किडनी फेल्योर को पड़ गए थे, और उसके साथ उनको लीवर फेल्योर भी था, और थोड़ा सा ड्रिंकिंग की हैबिट भी उनकी थी। तो धीरे धीरे जब वो डिटीरियरेट हुए और जब वो आईसीयू में गए, तो मैं मतलब बहुत ही क्लोज मॉनिटरिंग में थी, जो मैं उनकी रिलेटिव ही थी, तो मैं उनके साथ ही थी आईसीयू में भी। और सर
जो कहते हैं कि ना अरिष्ट लक्षण शास्त्रों में बताए गए हैं, हिक्का की एक बार उत्पत्ति हो जाती है, तो मुझे लगता है यही महती हिक्का थी जो तीनों मर्मों को जो है वो पूरी तरह से डिस्टर्ब करती है, तीनों मर्मों पे आघात पहुंचाती है और उसके बाद जो है प्राणों को हरती है। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है। जैसे ये वो हिक्का भी नहीं थी कि जो लास्ट में तीन बार हुआ और खत्म हो गया, उनको लगातार मैंने रीड किया था, 3-4 दिन लगातार उनको हिक्का थी और इतनी जबरदस्त हिक्का थी कि वो अनकॉन्शियस थे, लेकिन हिक्का में ही उनकी डेथ हुई और उसके बाद वो फिर गेस्टिंग में गए। तो ये अब जो शास्त्र देख रहे हैं तो अब मुझे उसका वो वाली पिक्चर एकदम समझ में आ रही है कि वो मर्मों को पूरा उसको जो है आघात पहुंचाया था और बॉडी की फिजियोलॉजी से भी उसका काफी कुछ संबंध होता है, क्योंकि जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि बात कफात्मक होती है और उसके अलावा जो अपान वायु, उदान वायु और प्राण वायु, 3 वायु इसमें बहुत ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती ही है और तीनों ही वायु जो है वो लाइफ के लिए बहुत जरूरी होती है। तो इसीलिए अपान वायु को माना जाता है कि अपान वायु जब नॉर्मल वेग से ना आधार के उसका वेग जब कहना चाहिए ना कि प्रतिकूल हो जाता है, प्रतिकूल वेग से जब हो जाती है तो उस तरह की पेशेंट को प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये कंडीशन मैंने अपनी आंखों से देखी है, उसको रीड किया है, क्योंकि पढ़ा पहले भी था। तब तक हम लोग अरिष्ट लक्षणों में चले जाते थे कि ये अरिष्ट हिक्का उत्पन्न होना अरिष्ट लक्षण है, लेकिन यहाँ हिक्का की जो संप्राप्ति आपने बताई और हिक्का के जो भेद बताए, उस हिक्का से भी अगर हम इस पेशेंट को कंपेरिजन करें या और भी पेशेंट मैंने देखे हैं, तो क्योंकि मैं बहुत नजदीकी थी उनके तो मुझे अभी पूरी पिक्चर क्लियर है, लेकिन और भी पेशेंट ऐसे हैं जो कुछ समय पहले से, एक पेशेंट मेरे पास आई थी प्रेगनेंसी विद जाइंटिस थी, उसको 11 ग्राम का बिलोबिन था और वो पेशेंट धीरे धीरे अनकॉन्शियस होती चली गई, उसका बिलोबिन लेवल बढ़ता चला गया और वो पेशेंट जब आईसीयू में गई तो उसको भी लगातार हिक्का का प्रादुर्भाव था, लगातार हिक्का का, और पेशेंट धीरे धीरे पहले हिक्का ही उत्पन्न होती है, उसके पश्चात ही पेशेंट को गैस्ट्रिक शुरू हो जाती है। तो ये एक बॉडी फिजियोलॉजी है। मॉडर्न की भी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम लोग स्टडी करेंगे तो डायफ्राम इरिटेशन कैसे होता है और एल्कोलोसिस एसिडोसिस का जो स्टडी का जो वो होता है हमारा, एक तरह से कहा जाए रेशियो, वो कैसे डिस्टर्ब होता है और बॉडी कितना उसमें जो है कंप्रोमाइज करती है और किस तरह से अगर हम उसको आयुर्वेद और मॉडर्न के साथ देखो, पूरा बहुत ही स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत स्पेसिफिक सब्जेक्ट है कि हमारे आचार्यों ने इतना पहले सब बता दिया है कि अगर हिक्का आती है और महती हिक्का आती है तो इस तरह से पेशेंट को बचना मुश्किल होता है, और ये एकदम 100% बिल्कुल सही है। तो मेरा मन कर रहा है इस पर थोड़ा सा मैं और स्टडी करूंगी, फिर आप लोग के साथ जो है मॉडर्न के साथ इससे कोऑर्डिनेट करके आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। जी सर। जब ये पूरा खत्म कर लेंगे फिर से हम माधव निदान जब पढ़ेंगे तब तक आपका हो जाएगा स्टडी। जी सर, एक बार एक बहुत साल ही के अच्छी। बाद हम फिर मिलेंगे तब आप हिक्का का, क्योंकि हम ये बार बार पढ़ने वाले हैं, तो आप हाँ बताइए। सर, जी सर, बॉडी फिजियोलॉजी के बारे में एक बार बहुत अच्छे से इसकी स्टडी जरूरी है। जी सर। जी मैडम, आपने और वैद्य ने किसी ने हिक्का की चिकित्सा करते समय बस्ती का प्रयोग करके क्या रिजल्ट पाए या किया क्या? मैंने तो जैसे ही बस्ती दिया, बस्ती प्रत्यागम हुआ, वैसे ही हिचकी बंद हो गई और जी पेशेंट को भूख लगने लगी। वायु को अनुलोमित कर दिया तो सब ठीक हो गया, वो भी अपान वायु को किया। जी जी। कभी कभी हिंगवाष्टक चूर्ण को घी के साथ और गर्म पानी में दिया, तब ठीक हुआ, जो कोई और दवाई से नहीं ठीक हो रहा था। स्पेशली जब ये मतलब मैथी की तरफ जा रही हो उस समय तो हम मुंह से भी कुछ नहीं दे सकते वैद्य जी, तो नहीं दे सकते, बस्ती देना पड़ता है। जी। प्रणाम सभी वैद्यों को। हाँ प्रणाम। अंजना मैम, सॉरी वंदना मैम, जो ये पेशेंट आते हैं ना जैसे हिपेटिक एन्सेफलोपैथी वाले, जिनमें हम आईसीयू में देखते हैं, तो उनको एन्सेफलोपैथी में वो लैंड करते तो उनको सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है, एक दिन भी उनका वो रुक जाए ना, मल उनका रुक जाए तो वो ऊपर के उनको अमोनिया जो गैस है ना दिमाग में, तो उनमें ऐसे पेशेंटों में ना बहुत ऐसी हिक्का होती है, उसमें गंभीरा भी और महती कभी, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें वो बबल वाश करते हैं, एनिमा ही लगा लो मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से, और तुरंत उनको फिर बेनिफिट होता है। जी, तो जी, इसका पवन सर, मैंने ये देखा था हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में, स्पेशली इसीलिए मैंने पूछा
क्योंकि हम लोग तो मतलब जो देते हैं तो किसी ऑयल से दे देते हैं ना, हम तो ऑयल से देखते हैं, वहाँ पे वो वहाँ पर वो लोग, हाँ वो लोग प्रॉक्टोकेज या कुछ ऐसे एनिमा देके उसको, बेसिकली उनका यही प्रिंसिपल होता है कि वहां से वो लोग अमोनिया को जो है वो करें, और उसमें बहुत लंबी समय तक चलती रहती है वो फिर, लेकिन वो कंट्रोल होते हुए भी देखी आप बिल्कुल हाँ, मतलब कह रहे हैं, वो लेकिन बबल वॉश कराते हैं ना उनका, जी तो जी तुरंत उनको बेनिफिट हो जाता है। जी, थैंक यू तो एनीमा ये बस्ती वाले ही कंसेप्ट ही है मैम। जी जी जी। हाँ सर, लेकिन जैसे आप बता रहे हो ना, तो बहुत सीरियस कंडीशन में मेरे पेशेंट पहुंच गए थे और उनको सब कुछ किया गया था सर, हेपेटाइटिस इंसेफेलोपैथी में थे ही, सबकॉन्शियस मैंने बताया ही था, लेकिन उनको बस्ती भी दी गई थी, और बस्ती कहना चाहिए जैसे कि हम मतलब बॉबी वाशी की गई थी। अभी का समय का नहीं है, कोविड से भी पहले का टाइम का है। तो लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आया था सर, बिल्कुल भी नहीं आया था, और मुझे लग रहा था कंडीशन उससे और ज्यादा बस्ती होती चली गई थी उनकी, और हम पेशेंट को बचा भी नहीं पाए थे। तो ये सारी प्रक्रिया उन लोगों ने की, जो जनरली जो हमारे एनेस्थेटिस्ट होते हैं या जो हमारा आईसीयू मैनेज करते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, स्पेशली बीएचयू के डॉक्टर्स थे उसमें इन्वॉल्व थे, और कई बार उन्होंने इस तरह का एनीमा दिया जो बबल वॉश की बात की गई है। लेकिन कंडीशन जो होती है, समटाइम्स कहते हैं ना कि हमारे हाथ में नहीं होती मृत्यु, तो वो उसके बाद भी हम लोग उनको नहीं बचा पाए थे। सेम आप बता रहे हैं, बिल्कुल वही कंडीशन हमने झेली है, बहुत नियर झेली है, इसलिए मुझे इसका बहुत मतलब हिचकी आना ही। और अगर कंडीशन जैसे जो सिम्टम्स आ रहे हैं कि हम जान रहे हैं कि रीनल फेलियर में पेशेंट जा रहा है, या हेपेटिक इंसेफेलोपैथी में जा रहा है, या हेपेटिक फेलियर में जा रहा है, उसके बाद अगर हिक्कप स्टार्ट हो रहा है, तो ये जो हमारे शास्त्र बताते हैं कि ये एक अरिष्ट लक्षण है, तो इसको हमें मानना ही पड़ेगा कि सच में एक अरिष्ट लक्षण है, और इसको हमें जो है न जाने से पहले ही अगर हम उसकी बॉडी फिजियोलॉजी को मेंटेन कर लें, क्योंकि जब असाध्यता हो जाती है तो फिर कोई भी चिकित्सा उसमें हेल्प नहीं करती है। तो वही है यार, किसी में अच्छा है जिसकी लाइफ बच जाती है, लेकिन यहाँ पे जो है वो बहुत डिसीजंस लेते हैं, ट्रीटमेंट भी करते हैं, आईसीयू में भी पेशेंट रहते हैं, लेकिन कितना वो सेफ हो पाते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं होती है। डॉक्टर मनीषा सिंह मैम, आप कुछ बताएंगी? मनीषा सिंह मैम सुन पा रही हैं क्या? अगर सुन पा रही हैं तो बताइए अपने अनुभव कुछ। मैम शायद सुन नहीं पा रही हैं। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, असाध्य हिक्का के लक्षण पढ़ेंगे। मनीषा मैम नहीं बोल रही हैं तो फिर कैसा तो लग रहा है। डॉक्टर रवि सर, आपने पेशेंट देखे हैं ऐसे? जी सर, देखे हैं। तो कुछ बताइए, सिम्टम्स बताइए। हाँ सर, एक मेरे पे गॉल ब्लैडर स्टोन की पेशेंट आई थी सर, जो है उसको लगातार हिचकी आ रही थी सर, अब तो 10 दिन से सर जो है जी। तो उस समय सर जो है इतना बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं था सर आयुर्वेद का, तो अब ये समझ में आता है कि सर उसको क्यों ऐसा हो रहा था। जी। तो वहां पर शायद हम लोग ग्रहणी चिकित्सा मान के ट्रीटमेंट करते, ब्लड यूरिया वगैरह मैंने सर कराया, सब नॉर्मल था सर, और कोई दिक्कत उसको नहीं थी सर। गॉल ब्लैडर स्टोन था और सीरम बिलिरुबिन हल्का सा बढ़ा हुआ था, पर उसको लगातार हिचकी आ रही थी सर। तो हम शायद ग्रहणी चिकित्सा मान की जो है चिकित्सा करते तो ठीक हो जाती सर जो है। जी, ऐसा मेरा मानना है सर। जी सर कई बार हिस्टीरिया वाले पेशेंट को भी होती है। जी, हिस्टीरिया वाले जो पेशेंट होते हैं ना, हाँ नहीं, हिस्टीरिया की तो सर होती है। मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट में भी देखा जिसको लगातार हिचकी आ रही थी। और जो मेनिंजाइटिस वगैरह के केस रहते हैं, जो कई बार सीवीए पेशेंट को भी मैंने देखा है, और वो इतनी क्रोनिक रहता है, वो काफी दिन तक वो चलता रहता है। और रीनल फेलियर वाले में तो होता ही होता है, उसमें भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि ग्रहणी के पेशेंट में भी कभी हिचकी आती है सर। बेसिकली वो ना, जैसे अल्कोहलिक पेशेंट नहीं होते जो ज्यादा, और वो कंटिन्यूस अल्कोहल लेते रहते हैं और फिर रुक्स आहार ले लेते हैं, उनको तो फ्रीक्वेंट होता ही होता है, ज्यादातर तो वही लोग फंसते हैं। जी मनीषा मैम, आप अब तो कुछ बोल ही दीजिए। जी प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। सर ये हिक्का का तो मेरे इन लॉ को ही हुआ था,
और तो पेशेंट आते हैं, अपान वायु था, उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाता था और उसमें कंटिन्यू उनको ऐसे कि पानी भी नहीं दे पाते थे और उनको एडिक्शन था उसका सर, टोबैको लेते थे वो, तंबाकू। उस समय बंद कर दिए थे, बीपी बढ़ा हुआ था और उसके बाद हिचकी आते आते बाद में उनको फिर पैरालिसिस भी हो गया सर। फिर यहाँ तक क्या कि उनको वन साइड पैरालिसिस हो गया, फिर वहाँ BHU में एडमिट रखे काफी समय तक और वो बीच बीच में हिचकी के बावजूद भी आती रहती थी। जब उनका अपान वायु जब काफी ठीक हुआ, एनिमा वगैरह, वहाँ तो एनिमा देने की व्यवस्था रहती थी, एनिमा दिए तो उससे कंट्रोल हुआ। तो वही मैंने उस समय देखा कि ये वायु की विकृति और कोष्ठबद्धता से इतनी ज्यादा पीड़ा में पेशेंट रहते हैं, लगातार न खा पाते हैं न कुछ पी पाते हैं और कंटिन्यूअसली ऐसे ही बना रहता है सर। मैं तो घर में ही देखी थी सर नेहा। और फिर वही वातसामक औषधियां ही काम आती हैं अपनी, जैसे अभी मैंने आपका देखा है हिंगवास्टक और ये सारा प्रयोग करना। वस्ती चिकित्सा सबसे श्रेयस्कर है, लेकिन वो कंडीशन देख करके ही किया जा सकता है। इसमें अपने घर का पेशेंट है तो ले सकते हैं, बट बाहर वाले का कभी कभी ऐसे सडनली ब्रेन हेमरेज भी हो जा रहा है तो उसमें फिर बहुत संभल के लेना पड़ता है इस पेशेंट को। ओरल औषधि भी देना उस समय मुश्किल हो जाता है और बस्ती ही अपने पास एक अच्छी श्रेष्ठ चिकित्सा बस्ती है तो स्नेह पान करके हिंगवास्टक के हिंगुवचा डाल करके स्नेह के साथ ही थोड़ा थोड़ा देना उचित रहता है। वही उसी हिसाब से मैं जैसे पेशेंट अभी आते भी हैं तो उनको वैसे ही देती हूँ, स्नेह पान के साथ में ही दे करके फिर कोष्ठबद्धता जैसे थोड़ा ठीक हो गया तब फिर बस्ती का, नीरू बस्ती, अनुवासन बस्ती, ये सब का दे करके। और मेरे को यही देखने मिलता सर, कुछ ना कुछ उनको एडिक्शन रहता है। जो भी आते हैं मेरे यहाँ तो गुड़ाखू करते हैं यहाँ पेशेंट, तो वो छुड़वा दो तो उस पर भी उनको ऐसे आने लगता है। उनका मानना ये रहता कि हम ये खाएंगे तो हमारा हाजमा ठीक रहेगा, या हम ये नहीं खाएंगे तो हमारा मोशन ठीक नहीं होगा, या बीड़ी नहीं पिएंगे तो हमारा मोशन जाना ठीक क्लियर नहीं होता है, या तम्बाकू नहीं खाया तो इसलिए पेट साफ नहीं हुआ। तो ये भी एक तो हेतु रहता है सर उसमें। जी सर। ठीक है। और यहाँ पे सीनियर वैद्य कौन है जिनका बहुत एक्सपीरियंस है ये ऐसे केसेस में? डॉक्टर वीरेंद्र मोहन सर, आप कुछ बताएंगे? आपका एक्सपीरियंस तो बहुत ज्यादा होगा। डॉक्टर वीरेंद्र मोहन महाजन सर, शायद सर नहीं सुन रहे। हाँ, डॉक्टर कमल जी, कमल शेलके मैम, आपने ऐसे हिचकी के पेशेंट देखे हैं क्या? ठीक है, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देखिएगा, अभी हम जब फिर माधव निदान पढ़ेंगे तब आप बताइएगा। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए मैम। सर मुझे कुछ पूछना था सर, इसमें हम सर फिर किन बस्तियों का प्रयोग करेंगे? कंडीशन के हिसाब से आपको ऐसा बस्ती देना है कि फास्ट प्रत्यागम हो। तो फिर मैंने जैसे मुकेश साहू जी को बताया था, तो क्योंकि इमरजेंसी है ये एक तरह से, तुम जैसे दशमूल ले लिया, दूध ले लिया, मदन फल ले लिया, उससे शीरपाक कर लिया और उसका बस्ती दे दिया और वो तुरंत ही बस्ती निकलता है, प्रत्यागम होता है, तो उसमें तुरंत ही फायदा होता है। ऐसा बस्ती दीजिए या निरू दीजिए, या कभी कभी रुक्षता बहुत ज्यादा है, इतना ड्राइनेस है, मुख शोष वगैरह बहुत ज्यादा हो रहा है, तब हम लोग मात्रा बस्ती देते हैं तेल का, कंडीशन के हिसाब से। सब पहली बस्ती ज्यादातर निरूध है इसमें, और उसके बाद में अगर रुकता है वैसा क्योंकि भी कर सकते हैं। हाँ, वायु का अनुलोमन प्रॉपर हो जाए एक बार निरूध से, तो फिर हम उसका रुक्षता कम करने के लिए अनुवासन भी दे सकते हैं अभी कंटिन्यूअसली। देखिए ये चीज आपने जो कहा कि पहले निरू देना चाहिए फिर हमें अनुवासन, ये हम डिस्कस कर लिए है ना, तो जब पेशेंट आएंगे तब हमारे दिमाग में हाँ चलिए ऐसा करना चाहिए, इसलिए डिस्कशन होना चाहिए ये सब चीजों का। हाँ सर। जी ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। आपका बात 100% सही है, पहले निरू देना चाहिए, वायु को निकाल देना है, और फिर रुक्षता पे काम करने के लिए थोड़ा 1 घंटे बाद या आधा घंटा बाद हमें तेल का बस्ती देना चाहिए। यस सर। जी, यही चिकित्सा बागभट में भी बताया, चरक में भी बताया।
को फिर से अब पढ़ेंगे कभी तो हमें और अच्छे से क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चरक संहिता में और ऐसे हिंगू वचादि चूर्ण वगैरह देते हैं, हिंगवादी चूर्ण देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। सर प्रणाम। हाँ प्रणाम सर, बताइए सर। सर निरोवस्ती देने के तुरंत बाद अनुवासन वस्ती दे सकते हैं क्या? हाँ, थोड़ा पेशेंट स्टेबल हो जाए तब दे सकते हैं ना। तो वो कुछ खिला के अपना रोटी वोटी कुछ या कुछ हाँ, हाँ जी जी सर, ठीक सर, थैंक यू। सर मैं तो इसमें तुरंत मात्रावस्थी देती हूँ और मात्रावस्थी के बाद थोड़ी देर के बाद निरुवस्थी दे देती हूँ, क्योंकि वेग उसको तीक्ष्ण, जी थोड़ा देर आधा घंटा रोक करके और फिर निरुवस्थी देती हूँ, क्योंकि वेग उसको तीक्ष्ण आता है और फिर वो कम से कम 15-20 मिनट तक तो टॉयलेट में बैठे ही रहते हैं। उसके बाद फिर काफी रिलीफ आ जाता है, बहुत ज्यादा अपानवायु जैसे उनका कंट्रोल हुआ तो आ जाता है। एक ऐसी भी वस्ती मैंने एक क्रिटिकल कंडीशन में दिया था सर, एक बार केस चल रहा था अपना, हॉस्पिटलाइज थी यहाँ 100 बेड में गवर्नमेंट में, तो 5-6 दिन से उसको मोशन ही नहीं हुआ था, स्टूल पास ही नहीं हुआ था, बहुत परेशान, एनिमा दिए थे और बहुत हार्ड स्टूल आकर के उसके नस में फंस गया था, ब्लीडिंग भी हो रही थी, ना वो बैठ पा रही थी ना खड़े हो पा रही थी महिला, बहुत परेशान पेशेंट। उसकी बच्ची का सिकल वाली थी, मेरे यहाँ ट्रीटमेंट चलता था, तो फोन किया कि मैडम किसी भी कंडीशन में बचा लीजिए इसको, तो बोले वहाँ डॉक्टर को दिखाओ, वो फिर से देंगे, उसका पेट क्लियर करेंगे। बोले दिए हैं तो ब्लीडिंग भी आने लगा, उसको साइड से कट लग गया पूरा, वो नोजल से देते हैं जी। फिर सर वो साइकिल के है उसमें खड़ा करके वो पेशेंट को ले आया मेरे क्लिनिक तक 100 बेड से, और खड़े खड़े आई, और जब उसको इस तरह से कंडीशन देखी तो मैं भी परेशान हो गई, खूब चिल्ला रही थी, रो रही थी। फिर इमीडिएट उसको मैंने जो भी पास में था सहचरी था, तो सहचर लेकर के नाभि पूरण करके और पहले बहुत सारा उसको एरेंड तेल लगाया एनएस में, और फिर साइड से उसको दिया, लेकिन बहुत मुश्किल से कैथेटर पास हुआ, इतना ज्यादा आकर के स्टॉप हो गया था सर। और साइड से दे करके तुरंत उसको फिर मैंने पुश किया, पूरा पुश करके स्टूल को पुश किया, तब वो थोड़ा बहुत चिल्लाने लगी बहुत जोर से। फिर आधा घंटे के बाद फिर निरू का उसको मैंने प्लान किया, निरू देने के बाद वो करीबन 25 मिनट तक टॉयलेट में बैठी रही, पूरा स्टूल पास हुआ। वो इतना हार्ड स्टूल जो था, बहुत एक बॉल की तरह था, वो कब से था कैसे बना था उसका, डॉक्टर 5 दिन से स्टूल पास नहीं हुआ, कुछ ध्यान भी नहीं दिए होंगे तभी हुआ ऐसा। और सर बहुत बड़ी विशेष चिकित्सा है हमारे आयुर्वेद में कि इन्हीं सब चीजों को इतने अच्छे से बताया जाता है, इतने अच्छे से सिखाया जाता है, हमारे वैद्य इतने अच्छे से चिकित्सा को एनालाइज करके देते हैं, ये कहीं भी नहीं मिलता, इतना गहराई से बिना आयुर्वेद का वो किए। तो उसके बाद सर वो आधा घंटे तक और रखी मैं क्लिनिक में, बिल्कुल नॉर्मल हो गई, और फिर पीछू लगाने को दे दिया जाते आदि का, 1-2 दिन लगा देना, उसके बाद से वो क्लियर रहने लगी, क्लियर हो गया उसका। कुछ दिन पाइल्स का भी इलाज चला है, ठीक हो गई सर। तो कभी ऐसी भी इमरजेंसी कंडीशन आती है तो उसमें दोनों चीज का फिर प्लान करती हूँ मैं इसका सर। ये एक अच्छा रिजल्ट मिला था मुझे, उसको मैंने शेयर करना चाहा। जी सर, थैंक यू। मैम प्रणाम। जी प्रणाम सर। उसमें ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे हार्ड स्टूल है उसको लोकल एरिया को एनेस्थाइज करके फिंगर के साथ जो फीकल मैटर है ना, पहले उसको निकाल दे, फिर मात्रावस्थी दे के फिर निरो दे दे, उसमें पेशेंट को वो स्पर्श करने की कंडीशन में भी नहीं थी, इतनी ज्यादा थी, कैथेटर इतना पतला, वो नहीं छूने दे रही थी, जाने दे रही थी, उसको बिना पुश किए अंदर बात ही नहीं बनती, और एकदम ऐसे में था कि प्राणवायु स्रोत उसके पूरे वो हो जा रहे थे, एकदम जान निकल रही थी उसकी। तो उस कंडीशन में युक्ति संगत ही कुछ कर सकते थे, फिंगर से निकालने की पोजीशन ही नहीं थी, बहुत बड़ा स्टूल था वो, और मेरे पास कट लग जाता है उसमें सर, कट लगा हुआ था, ब्लीडिंग भी आ रही थी, तो पीड़ा बहुत ज्यादा थी पेशेंट की। तो ये नाभि पूरण और गरम एरेंड का पीछू जब दिए उसमें, तो थोड़ा स्लिप हुआ तो हमारा मेडिसिन गया,
जो ऑयल था थोड़ा सा टेम्परेचर उसको ज्यादा ही करके दिया था मैंने कि सेंसेशन ज्यादा आकर के पुश हो, तो वो उसके बाद थोड़ा सा अंदर गया तो फिर मैंने उसी कैथेटर से ही फिर निरू का प्लान करके उसको दिया और फिर तीव्र सेंसेशन आया और उसका स्पेस हमारा मेन काम किया सर। एरेंड जो तेल है उसने बहुत अच्छा काम किया, जस्ट लाइक उसको डिलीवरी की तरह उसको करना पड़ा ट्रीट। और इतनी पीड़ा में थी, इतनी पीड़ा में चीखना चिल्लाना, वैसे भी अपन को बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि कहीं दिक्कत हुआ तो सारा क्लेम फिर हम ही लोगों पे आता है। तो इजी मिलते हैं आयुर्वेद वाले कि देखो यहाँ थे अब मार दिया आयुर्वेद वालों ने, ये मुश्किल आता है। ऐसी कंडीशन थी सर। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मैम नीरो किससे दिया था आपने, कौन सी द्रव्य से? नीरू में त्रिफला, दशमूल और ये मधु तैलिक बना करके दिया था। ओके। मैं थोड़ा सा प्रक्षेप डाला था इसका। इमीडिएट जो जो चीज मेरे को मिला मैं मुस्ता और बिल्ब को भी उसमें थोड़ा इंक्लूड की, और ये आपका एरेंड तेल डाला मैंने उसमें, एरेंड सैचर को मिला करके, और फिर इमीडिएट दिया उसको। एक गौमूत्र नहीं मिल रहा था तो तुरंत गोमय घनबटी को कूट करके पीस के उसको प्रक्षेप में ही मिला दिया, और उसको फिर 750 ml समथिंग ऐसे उसको चढ़ाया, क्योंकि मार्ग ही अवरुद्ध था तो कोई ऑप्शन ही नहीं था अपने पास, और आघातजन्य भी था तो वो भी मुश्किल था। तो इन सब चीजों से उसको बहुत राहत मिला और अभी तक कभी कोई शिकायत नहीं आई उसको। हील भी हो गया, यहाँ जात्यादी वगैरह दी है उसको, 2-3 दिन लगाई, ठीक हो गया। कुछ औषधियाँ फिर खाने के लिए दी थी, फाइल्स वगैरह के लिए। तो कभी ऐसी भी कंडीशन आती है सर इमरजेंसी, तो युक्ति और फटाफट करो तो लाभ मिलता है, लेकिन वही है कि हम लोगों को एक रिस्क लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी सर। मेरे पास तो मैम ऐसे ना छोटे बच्चे बहुत आते हैं, कई बार ना बच्चों को सीवियर कॉन्स्टिपेशन होती है, बेचारे वो डरते पोटी भी नहीं करते, बैठते भी नहीं है पोटी स्टैंड पे, तो फिर मैं ऐसे ही करता हूँ, जाइलोकाइन जेली और थोड़ा सा कैस्ट्रोल के साथ लुब्रिकेट करके फीकल मैटर को बाहर निकालता हूँ और फिर थोड़ा सा ऑयल डालता हूँ, फिर उसके बाद वो ठीक हो जाता है। फिर आगे उसकी जो उसको बेसिक कारण है क्यों उसका कॉन्स्टिपेशन है, छोटे बच्चों में ज्यादा एनीमिया ही ज्यादा मिलता है, और कईयों का आहार विहार छोटे बच्चों का प्रॉपर नहीं होता, ये जंक फूड वगैरह ज्यादा लेते हैं, उसका निदान परिवारजन करा के फिर आगे ऐसे चिकित्सा करता हूँ। बच्चों में अक्सर मतलब बहुत देखने को मिलता है। जी जी सर, कभी कभी तो उनको एनस भी बाहर आ जाता है, ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं जो 4-5 स्ट्रेनिंग करते रहते हैं, हाँ स्ट्रेनिंग करते रहते हैं ना, बार बार जोर लगाते हैं, पोटे निकल नहीं पाते बेचारों की। लेकिन वो सब कंडीशन से सबसे आगे थी सर, ये बहुत रिस्क था इसके में। वो फिर कट लगाते और उसको क्लियर करते, एलोपैथी में कुछ ध्यान भी नहीं दे रहे थे, रो रही चिल्ला रही, जो पेशेंट 6 दिन से चीख रही हो और उसका कोई उपाय, कोई भी उपचार नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो सोचिए कैसी कंडीशन रहती है। और हमारे यहाँ डायरेक्ट उसी पे ही काम किया जाता है, तो आयुर्वेद तो बहुत महान है सर, बहुत। जी सर, थैंक यू। पवन सर, हेलो पवन सर। जी सर। जी, ये कह रहा था मैंने छोटे बच्चों में जो है चीनी का घोल पिला के कुछ ट्रीट किया है, जो आप बता रहे हैं दिक्कत, तो उसमें उससे भी हो जाती है लैट्रिन। हाँ जी, वो तो सर लैट्रिन तो चीनी वाला तो ये है ना, जो कंसंट्रेटेड होता है ना, जैसे हम चीनी का घोल पिलाएं तो वो वाटर को जितना कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड को इंटेस्टाइन में ले आएगा, तो उसको स्टूल कर देगा। पर वो जो क्रोनिक वाला रहता है ना, हार्ड स्टूल रहते हैं बिल्कुल, उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं होता सर इतना जल्दी। नहीं हो पाए। जी जी, स्काइबेला जिसको बोलते हैं। जी जी, थैंक यू सर। जी, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। सर मैं डॉक्टर माधुरी बोल रही हूँ सर। ये जो बोला है ना, नाना जोशी सर थे ना, उनके पास मैं थी तो उन्होंने बोला था कि कोई भी ऐसा हिक्का केस आए ना तो उनका आर्टिकल भी उन्होंने मतलब है, मैंने पढ़ा कि ना तुरंत में मात्रा बस्ती ही देना चाहिए तेल का। जो मनीषा मैम बोली ना वो सही है,
क्योंकि काढ़ा पीढ़ा बनाने का उतना वक्त भी नहीं रहता है। वो जो अगर है रेडीमेड ठीक है, पर यू हैव टू गिव एट दैट टाइम मात्रा वैसे। और उन्होंने तो बोलते हैं ना शेंगदाने का तेल का भी दिया था इमरजेंसी, जो मिला उसका घर पे। मूंगफली का तेल, मूंगफली का। हाँ, अपने महाराष्ट्र में शेंगदाने का तेल मिलता है ना, वो सर मूंगफली का, उससे भी बस्ती देके ठीक किया हिक्का पेशेंट को सर। वही कॉन्सेप्ट वही है कि स्नेहन करना है और वायु को निकालना है, अनुलोमित करना है, मल को निकालना है। प्रणाम सर। प्रणाम सर। वर्षा मैम। सर मेरे पास भी आई थी, मेरे पास आई थी सर। उसको 15 डेज से मतलब आफ्टर डिलीवरी उसको मोशन ही नहीं हुए थे, तो 15 दिन में उसका बहुत ही ज्यादा हार्ड हो गया। लेकिन उसको भी मैंने मैडम लोग की तरह पहले मात्रा बस्ती ही सोची एरंड तेल से, लेकिन अंदर ही नहीं जा रहा था, मतलब वो ब्लॉक हो जा रहा था बार बार कैथेटर, और तेल भी नहीं अंदर जा रहा था। फिर मुझे आखिर में काढ़ा बनाना ही पड़ा, उसके साथ दिया। फिर तो बनाने को तो 700 लगभग बनाया, लेकिन 300 या 400 गया। उसके बाद उसको मोशन हो गए 15-20 मिनट, वो भी अंदर रही। फिर उसका रिलैक्स सब ठीक हो गया उसका, अभी तक कुछ नहीं प्रॉब्लम। तो जैसे जैसे कंडीशन होती है वैसे वैसे ट्रीटमेंट को युक्ति पूर्वक करना चाहिए। जी जी। तो कितना देर में फायदा हो गया, कितना देर में बस्ती का द्रव्य आया वापस? वो तो सर डालते डालते ही मतलब वो अंदर गया होगा, 300 के लगभग अंदर गया। उसके बाद वो बीच में ही बोली कि नहीं मुझे जाना है, तो हम लोगों ने कहा जाओ, निकाल लिया कहते, तो चली गई, हो गया, ठीक हो गई, बिल्कुल टाइम नहीं लगा। जी, ये देखिए ऑब्स्ट्रक्शन कितना ज्यादा हो रहा होगा उनको अंदर। जी सर ऐसे ओल्ड एज में जो ओल्ड एज हार्ट डिजीज का पेशेंट है कि और 5-6 डेज का जो उनका कॉन्स्टिपेशन पूरा मोशन बंद है, इसी केस में क्या प्रेफर करना चाहिए बस्ती में? तो मैंने तो 3 ऑप्शन दिया, या तो आप वो मदन फल वाला बस्ती दे दीजिए, या फिर आप नीरू दे दीजिए, या तेल का दीजिए। तीनों में से जो सुटेबल है वो दे दीजिए। थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ जी जी। नमस्ते सभी को, प्रणाम सर। जैसे कि वृद्धावस्था में रहता है ना सर, तो उनको रोपण और रसायन चिकित्सा देनी चाहिए साथ में। इसलिए यष्टि मधु घृत है, या फिर एरंड तिल सिद्ध घृत है, शतावरी घृत है, सिद्ध घृत से आप मात्रा बस्ती देंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी सर। जी ठीक है। डॉक्टर जितेंद्र वर्मा जी, अंजना मैम, और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर मैं एक अनुभव बताती हूँ। एक पेशेंट अभी 2-3 दिन पहले एक ओपीडी में आया था। हमारी जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा सा वहाँ पेइंग गेस्ट की तरह रहते हैं सब लोग ना, तो वो अपने उनको लेके आई थी लैंडलॉर्ड को। उनकी एज रही होगी लगभग 50 के आसपास, 52-50 के आसपास रही होगी। लेडी थी, अच्छी खासी उनकी मतलब वेट भी 60 के आसपास था, हाइट भी ठीक ठाक थी। और वो पेशेंट मेरे पास आई उस समय की, मैं को मैडम बहुत चक्कर आ रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, और बीच बीच में उनको हिचकी आना और उनसे रो देना, आंखें जैसे उनकी एकदम लाल हो रही थी, और देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सीधे खड़ी भी नहीं हो पाएंगी, और बहुत मेंटली डिस्टर्ब थी। जब उनकी हिस्ट्री ली गई, हेतु लिया गया, तो पता चला कि 2-3 साल पहले उनके हस्बैंड जो थे वो राजस्थान में वो लोग रहते थे, वहाँ भीलवाड़ा साइड में कहीं बाहर जा रहे थे, और दोपहर के समय निकले और चक्कर खा के गिर गए। बाइक से जा रहे थे, और वहीं पे कोई बच्चा मतलब कोई आ नहीं पाया उनको बचाने, वो वहीं पड़े रह गए, हेड इंजरी में एक्सपायर हो गए। फिर वो लोग सब शिफ्ट हो गए, यहाँ बनारस आ गए। बनारस में उनका शायद अपना नेटिव प्लेस रहा होगा। तो वो उनको इस तरह के एपिसोड्स बहुत आते हैं, जैसे उनके अकॉर्डिंग कि वो कभी कभी ऐसा लगता है कि बेहोश हो जाती हैं, या उनको बहुत ज्यादा चक्कर आता है। जब मेरे पास आई थी तो वो सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी, और वॉमिटिंग के भी उनको बार बार वेग आ रहे थे, और उसके बाद हिचकियाँ आ रही थी, और जैसे कहते हैं ना कि वो एकदम लग रहा था कि अब इनको हॉस्पिटलाइज करके, और अगर शायद मॉडल साइड में जाती तो वो उनको शिफ्ट कर देते आईसीयू तक में, ऐसी उनकी कंडीशन थी। मेरे पास आई क्योंकि यहाँ इस समय टेम्परेचर बहुत रेज है, तो पेशेंट को थोड़ा सा, हम लोग गवर्नमेंट सेक्टर में है तो एसी वगैरह की सब की व्यवस्था नहीं देते, लेकिन फिर भी हमने उसको डायरेक्ट जो फैन रहता है या थोड़ा सा कंडीशन बनाई, उसको थोड़ी ठंडी हवा उसको दिलाई और उसको लेटाया।
और क्योंकि मैं आयुष दर्पण से जुड़ी हूँ सर, इसलिए मैं चिकित्सा कर पाई, तो मैं आप सबको अपना वो बताती हूँ। तो मैंने सबसे पहले बच्चों से बोला कि इसको आपको जो है पेशेंट को तल हृदय मल में क्षीर वाला तेल का उन्होंने लेप किया दोनों हाथ और पैरों में, और उसके बाद उसको नस्य दिलवाया। उस समय मेरे पास जो नस्य था वो पंचतिक्त रखा था, उसी का नस्य बच्चों ने दिया। और उसके बाद बला तेल आया और बच्चा तेल आया, दोनों आया। तो बला तेल का कुछ किया गया और बच्चा तेल को फिर धीरे धीरे एक नस्य के बाद आधे 1 घंटे के बाद इसको फिर दोबारा से नस्य दिया गया। वो पेशेंट इतनी एक्टिव हो गई, जो पेशेंट एकदम कोमा में जा रही थी, उसमें जा रही थी, खड़ी नहीं हो पा रही थी। 2.5-3 घंटे उसकी बहुत अच्छे से हम लोगों ने पूरी आयुर्वेदिक थेरेपी की और एक बस्ती ली थी, मात्रा बस्ती ली थी। और पेशेंट जब उठ के थोड़ी देर बाद बैठी और बोली मैडम आप मुझे घर जाने दीजिए, मेरे बच्चे अकेले हैं, क्योंकि वो उसके फादर नहीं है, तो 2 बच्चे हैं, एक बेटी को लेके आई थी। और सर वो इतना नॉर्मली बिहेव कर रही थी, और वो किसी हॉस्पिटल में ऐसे कार्य करती है जैसे किसी उस पर बैठकर अपना कंप्यूटर वगैरह से बिल वगैरह बनाती है। तो मैंने उनसे कहा कि आप आइए, डेली आइए, थोड़ा सा आपको तड़पण की जरूरत है, आपको वायु प्रकोपित हुई है, और पेशेंट थोड़ा सा मेंटली, साइकोलॉजिकली और फिजिकली सभी तरह से इल था। लेकिन इतना अच्छा उसका ट्रीटमेंट 2.5-3 घंटे में हम लोगों ने ऐसे किया कि उसे कोई भी लाइक किसी भी तरह की मॉडर्न मेडिसिन तो दी ही नहीं गई, और बहुत अच्छे से उसको जैसे कहते हैं कि अब पैरा पंच कम ही मानेंगे इसको हम, कि हमने इसको जो है तल हृदय मल पे बस्ती की, लाही पूर्ण किया, मात्रा बस्ती की, शिरो पे चू दिया, नस्य दिया, और पेशेंट का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। थैंक यू सर। इसके लिए आप आयुष दर्पण को, आप सभी वैद्यों को, और स्पेशली नवीन सर को और अरविंद सर को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मन से दुआ निकली सर आप लोग के लिए, बहुत अच्छा लगा, किसी की हेल्प हुई सर। जी सर मेरा भी एक ऐसा एक्सपीरियंस है। जब मैं अलवर गया था ना सर, नवीन सर ने हमें बुलाया था हरियाणा में। हाँ, आपने बताया था। हाँ, वहाँ पे सर एक बुजुर्ग आया और उसको सर दो बार तो स्टेंट डल चुका था, और उसको पेसमेकर लग चुका था, और उसका हार्ट का फंक्शन 20% था। वो हार्डली 10 कदम चल सकता था। तो जैसे मैंने आयुष दर्पण से सीखा, रुक्षता ज्यादा है, स्नेहन कराओ। मैंने सर उसको कुछ नहीं दिया, मैंने उसको प्रभाकरवती, अबाना और ये हरद्यावरण रस ये स्टार्ट करा, और अर्जुनारिष्ट उसको दिया, और मैंने कहा आप गाय का घी लो और गाय के घी का नस्य लो। सर वो 15 दिन में ही उसने वहां से ना, मेरे पास हर रोज ही कोई नहीं कोई पेशेंट आ जाता है। वो मेरा इतना प्रचार कर रहा है वहां पे। वहां का एक डॉक्टर आया था और उसने मेरे को ठीक वो मतलब इतना स्वस्थ हो गया सर, उसकी मेडिसिन भी बहुत ज्यादा कम होगी, और वो बिल्कुल अच्छे से चलता फिरता है। और दूध घी का उसने 20-25 ml घी भी डेली खाता है, और डेली का कोई नहीं कोई पेशेंट आता है। वो लोग पूछते हैं यहाँ पे नाड़ी वैद्य आए थे, वो सर आपके पास कितने बजे आप बैठोगे हॉस्पिटल में, खाली पेट आना है, क्या आना है? वो कहते हैं भाई आप वहाँ तो हमारे यहाँ प्रचार है भाई, आपने नाड़ी के वैद्य, वो नाड़ी देख के ही इलाज करते हैं। उस चीज का सर ये आयुष दर्पण का बहुत ज्यादा थैंक्स। मेरे को ये घी पिलाने का तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था भाई, ऐसे घी पिलाने से ही रुक्षता कम करके हम बहुत सारे। और एक और पेशेंट सर मेरे पास अभी बुजुर्ग लेडी आती है, वो कम से कम भी 72 ईयर्स है, और वो 15 ईयर्स से डायबिटिक भी है, 15 ईयर्स से कार्डियक मेडिसिन ले रही थी। 4 टेबलेट तो सर उसकी बीपी की चलती थी और कंट्रोल नहीं होता था, और इतनी बॉडी के अंदर रुक्षता थी, पूरी बॉडी ड्राई, हाथ भी ऐसे लगाती थी तो सफेद सा निकलता था, और उसको कॉन्स्टिपेशन रहती थी। मैंने उसको यही घृत स्टार्ट किया सर, उसकी कोई मेडिसिन, अब बीपी की गोली आधी गोली लेती है, वो भी अल्टरनेट डे, बीपी की भी दवाई छूट गई और उसकी ये भी दवाई छूट गई, डायबिटीज भी उसका कंट्रोल हो गया, और वो इतनी हैप्पी है, मतलब सोच भी नहीं सकते भाई। ये सब यहीं से सीखा मैंने सर, और थैंक्स आपका बहुत ज्यादा जी। थैंक यू आपका। अभी हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं 2 मिनट का, और फिर 2 मिनट के बाद हम अष्टांग हृदय के लेक्चर में मिलेंगे। तो सर जोशी सर आप ही